कहते हैं आपका यूनिट नंबर 8 स्टॉपिंग बाय द वुड ऑन अ स्नोवी इवनिंग। ठीक है, ये आपकी समरी है। समरी अगर आपको मैंने बच्चे पहले भी कहा था आपको समरी याद करने में मुश्किल है तो बताएं आपको जो है मैं कोशिश करूँगी कि डैफोडिल्स की वर्ड्स की भी समरी जो है वो शार्ट सी करके आसान सी करके आपके साथ वीडियोस की शेयर कर दूँ। तो ज़्यादा मुश्किल बच्चों को समरी में तो नहीं होती, बच्चे किसी भी हेल्पिंग बुक से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये समरी भी शेयर कर दूँगी। और दूसरा ये कि इसकी एक्सरसाइज में बच्चों को प्रॉब्लम होता है। डैफोडिल्स की भी एक्सरसाइज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पेपर के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, और डैफोडिल्स की स्टॉपिंग बाय वुड की भी इंशाल्लाह आज हम समरी करते हैं। तो चलिए इसका स्टार्ट कर लेते हैं। पहला बच्चे इसकी ग्लॉसरी। ठीक है, मैंने आपको बड़ी दफ़ा बताया कि ग्लासेस ज़रूर इसको पढ़ा करें, एक दफ़ा बच्चे आप ज़रूर रीड किया करें। वुड्स होता है आपका जंगल, फॉरेस्ट किसको कहते हैं, जंगल को। केयर क्या होता है, अजीब अनोखा। स्ट्रेंज का मानी क्या होता है, अजीब अनोखा। हार्नेस क्या होता है, लगाम साज, और इसको करेंगे कंट्रोल। ज़रा जब घोड़े की लगामें खींची जाती हैं तो वो रुक जाता है, कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद डाउनी है नरम, तो सॉफ्ट फीतरी। ठीक है, नरम मुलायम परूं जैसा। फ्लेक क्या होता है बच्चे, बर्फ का गाला, बर्फ का गाला। वेरी स्मॉल लूज मैस ऑफ द स्नो, यानी बर्फ का छोटा सा नरम गाला। तो ये ज़रूर पढ़ा करें, पेपर में ऑप्शन अक्सर आ सकता है आप लोगों को कि ये हो सकता है क्वेर के साथ ऑप्शन में ये दे दिया जाए, तो आपको बताया जाए कि कौन सा इसमें ठीक है, तो आप इसके टिक लगाएं। तो आप इसको ज़रूर पढ़ा करें। नेक्स्ट है जी इसकी कंप्रीहेंशन की तरफ चलते हैं। इसके आंसर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक दो सवाल आ सकता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 10 सवालों के जवाब दें। हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम, इस नज़म में जो है वो मुकर्रर कौन है, यानी किसने इस नज़म को जो है वो लिखा है, स्पीकर इसका कौन है। तो हम इसका आपको पता है बच्चे, हु की जगह आप पर्सनैलिटी का नाम लगाते हैं, और पर्सनैलिटी इस नज़म को लिखने वाली है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द स्पीकर ऑफ द इन द पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द स्पीकर इन द पोएम। इसके बाद whom does the speaker refer to the first stanza of the poem, ये मैं आपको करवा देती हूँ, लेकिन ये बच्चे पेपर में इस तरह की चीज़ें नहीं आती जिसमें फर्स्ट स्टैंजा या सेकंड स्टैंजा का जिक्र हो। तो इसका आंसर आप कर लें, इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम द स्पीकर रेफर टू द ऑनर ऑफ द वुड। उसने बात की थी ऑनर ऑफ द वुड की, हु इज़ नॉट प्रेजेंट देयर एट दैट टाइम, यानी वो जब आप नज़म शुरू करते हैं तो वो उसी वक्त बता देता है कि इस जंगल का मालिक वहाँ मौजूद नहीं है। Why does the speaker stop in the darkest evening of the year? इस नज़म के जो है वो जो मुकर्रर है साल की तारीख तरीन शाम को वो कहाँ क्यों रुकता है, वो क्यों रुक जाता है वहाँ। तो हमें इसमें नज़म में भी पढ़ चुके हैं द पोएट इज़ अ ट्रैवलर, के जो शायर है वो क्या है, एक मुसाफिर है। और क्यों रुकता है, इट इज़ नाइट, रात हो गई है। एंड ही कैन नॉट गो अहेड, और वो ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। ही कैन नॉट गो अहेड, वो ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। और फिर दूसरी बात ये भी है कि उसको जंगल की खूबसूरती जो अच्छी लगती है। ही इज़ फैसिनेटेड बाय द नेचर ब्यूटी ऑफ द वुड्स, सो द स्पीकर स्टॉप देयर टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर। तो इसका हम थोड़ा सा इसमें ये भी टच ले सकते हैं कि ये दुनिया के बारे में बात की गई है कि दुनिया में इंसान आता है तो रुक जाता है, उसको वहाँ की खूबसूरती अच्छी लगती है, लेकिन वहाँ से उसने जाना तो ज़रूर होता है, रुक नहीं, वो परमानेंट वहाँ रुक नहीं सकता क्योंकि ये आर्जी है। वाई डज द हॉर्स इम्पेशेंटली वेट द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर, घोड़ा जो है वो अपने मालिक के अगले हुक्म का बेचैनी से क्यों इंतज़ार करता है। इसमें हम यूँ लगा सकते हैं, यहाँ से वाई डज को काट दें, द हॉर्स इम्पेशेंटली अवेट द नेक्स्ट मूव द मास्टर हिज मास्टर, बिकॉज क्योंकि दे हैव टू ट्रैवल, क्योंकि उसे सफ़र करना है। दे हैव टू ट्रैवल और लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि उससे बहुत लंबा सफ़र करना है। टू रीच, पहुँचने के लिए, देयर डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए उसे लंबा सफ़र करना है। द स्पीकर in the poem is captivated by the beauty of the nature. Why does not he stop for long to enjoy nature? इस सवाल को काट दे, वैसे आपको इसका जवाब मैं बता देती हूँ कि नज़म में जो है वो बात करने वाला इंसान हुस्न फितरत से मसूर हो जाता है, वो हुस्न फितरत से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए देर तक क्यों नहीं रुकता।
वो वहाँ देर तक इसलिए नहीं रुकता क्योंकि वो अपने वादे पूरे करने के लिए उसको कई काम सर अंजाम देते हैं, जैसे कि आपने पोम में पढ़ा भी, ही हैज़ मैनी थिंग टू डू एंड मनी मील्स टू गो, उसने बहुत मील दूर जाना है और बहुत सारे काम करने हैं बिफोर गो टू बेड, बिस्तर पर जाने से पहले यानी सोने से पहले। तो ये आप ना भी कर पेपर में इस तरह की चीज़ नहीं आती। उसके बाद है बच्चे आपके ये स्टेट सम आपकी आ जाती है सम statement are directly supported by the poem, some are inferences based evidence from the text, while some are not supported by the evidence put। थिंक ये चीज़ें पेपर में बच्चे नहीं आती। हाँ हाँ आपके जहनों को कंफ्यूज करने वाली बात है, तो इसको आप बेशक काट दे, रहने दें, इसको भी आप रहने दें। मैंने आपकी ये कटिंग करवा दी, पेपर में इस तरह की चीज़ें नहीं आती। उसके बाद पैराफ्रेज ऑफ द फॉलोइंग, इसको भी रहने दें। वोकैबुलरी आ गई है, अल्टरनेशन है, इमेजिनरी है, और ये आपको जो है ये आपको मैं बता देती हूँ। इसका जो है वोकैबुलरी में हम कर लेते हैं उसका। ये जो चीज़ है आपकी पैराफ्रेज, इसको आप करना चाहिए तो कर लें, वरना आप इसको रहने दें, ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ कर लेते हैं अल्टरनेशन क्या होता है। अल्टरनेशन जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि अल्टरनेशन क्या है। ये है जी आपका तजसीस क्या होती है। अल्टरनेशन रेफर टू द रेपिटेशन ऑफ द सेम consonants sound in the words which are used closely together in the poem। यानी इसका मतलब ये तो अल्फाज में हरूफ की तकरार जो नज़म में करीब करीब इस्तेमाल हुए, जैसे आपका है हुज, वुड्स, हिज, हाउस हो गया, ठीक है, सी, स्टॉपिंग, इसको हम कहते हैं अल्टरेशंस, ठीक है। उसके बाद है आपका इमेजरी, ये मैंने आपको बता दिया जिसमें आपकी 5 सेंसेस यूज़ होती हैं। उसके बाद ये मैंने आपको उसमें भी करवाया था, डैफोडिल की समरी में, एक्सरसाइज में भी हमने किया था। नेक्स्ट है जी आपका कहते हैं हम, ये ऐसी तफसीलात की बनावट होती है जिसमें आप अपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपकी समात है, आपकी बसारत है, आपका सूंघना है, आपका चखना है, आपका छूना है। इसी तरह एग्जांपल्स दी हुई हैं, इमेजरी की मिसालें भी दी हुई हैं। तो विजुअल है यूज ट्रीज इन द थिक, ये मैंने आपको डैफोडिल्स की समरी में भी करवाया था। ऑडिटरी में रसलिंग ऑफ द लीव्स है, पत्तों की ससराहट है। उसके बाद स्मेल में सेंट ऑफ एप्पल्स है, टेस्ट में स्वीट ऑफ जूसी ऑरेंजेस हैं, रस भरे संतरे हैं। टच छूना किसी चीज़ को, जैसे जो है ऊंचा नीचा ना हमवार रास्ता। तो ये चीज़ें हम कब फाइंड आउट करते हैं, जब हम किसी चीज़ को 5 सेंसेस का अपना इस्तेमाल करते हैं, तो ज़हन में उसका तस्वर बना लेते हैं। अब आपकी यहाँ आगे अंडरलाइन द वर्ड एंड फ्रेज दैट डिपिक्ट द क्लियर इमेजरी इन द पोएम, ये भी आप ना करें। उसके बाद आइडेंटिफाई द अल्टरेशन एंड मेटाफर्स इन दिस पोएम। उसके बाद है आपका हेयर आर सम अपोजिट इन द मीनिंग मैच द कॉलम, यहाँ अपोजिट उसने वर्ड दे दिए तो हमने इसका जो है वो मैच करना है। तो अल्टरेशन उसने दी हुई है वो, जैसे आपको मैंने बताया अभी हमने पढ़ा वुड्स, और उसके बाद हुज है, हाउ हिज है तो हाउस है। तो ये इसी तरह की आवाज़ें जो होती हैं उसको हम कह सकते हैं कि ये जो है वो अल्ट्रेशंस हैं। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं इसका कॉलम जो है उसको मैच कर लेते हैं। कॉलम में आपका है विलेज है, विलेज किसको कहते हैं, हम गाँव को कहते हैं। तो विलेज के साथ हम इसका ऑपोजिट शुरू मैच करेंगे। विलेज के साथ हमारा ऑपोजिट आ रहा है बच्चे सिटी, शहर, ठीक है, सिटी शहर। उसके बाद स्टॉपिंग, स्टॉपिंग क्या था, रुकना, रुक जाना, रुकने के साथ आपका ऑपोजिट आएगा मूविंग, हरकत करना, ठीक है। उसके बाद क्या है स्नो, स्नो, स्नो किसको कहते हैं, बर्फ़ को, स्नो किसको कहते हैं, बर्फ़ को। तो इसके साथ इसका आ जाएगा ये मेरे हाथ में पानी आएगा। उसके बाद फ्रोज़न क्या है, फ्रोज़न जम जाना, जमा हुआ, और इसके साथ मेल्ट पिघला हुआ आ जाएगा। इसी तरह डार्केस्ट, डार्केस्ट क्या होता है आपका, नहीं सॉरी डार्केस्ट, हाँ डार्केस्ट क्या होता है, तारीक तारीन। तो इसके साथ क्या आएगा आपका शैलो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है साउंड, शैलो क्या होता है, कम गहरा, ठीक है। डार्क होता है तारीक तारीन, और शैलो होता है जो कम गहरा, ठीक। फ्रोजन के साथ हमने मेल्ट कर लिया। डार्केस्ट होता है तारीक तारीन, और इसके साथ आएगा ब्राइटेस्ट, रोशन तारीन, ठीक है, अंधेरा यानी रोशनी होना। साउंड क्या होता है आपका, आवाज़, साउंड किसको कहते हैं हम, आवाज़ को। तो इसमें यहाँ साइलेंस, खामोशी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद डोनिंग क्या होता है, नरम, तो इसके साथ आ जाएगा हार्ड, सहत। डीप क्या होता है, गहरा, तो इसके बाद शैलो, खोखला, कम गहरा, ठीक है।
ये आपके अपोजिट मैच हो गया। उसके बाद सर्कल करना जी करेक्ट ऑप्शन को हमने, करेक्ट ऑप्शन को हम सर्कल कर देंगे जो सही है इसमें। द पोएम इज सजेस्टिव ऑफ द प्रोफाउंड थॉट्स अबाउट, ठीक है, सीना वुड इन द विंटर, रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ। देखते ही हमें पता चल जाता है कि ऑप्शन जो है वो 20 का दुरुस्त है, क्योंकि उसमें ज़िंदगी और मौत की हकीकत के बारे में बताया गया है कि वक़्त का घोड़ा जो है वो रुकता नहीं है, उसने आहर जाना ही है और बहुत सारे काम इस ज़िंदगी में उसने निपटाने हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा आपका बी। नेक्स्ट है जी आपका अगला, द पोएम प्रेजेंट अ कन्फ्लिक्ट, द पोएम प्रेजेंट अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन, ठीक है जी, नज़म जो है उसमें किसके कन्फ्लिक्ट के बारे में बात की गई है, ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइफ एंड डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम दैम, ठीक है, ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइफ एंड डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम दैम, यानी आपकी ज़िंदगी जो ऑब्लिगेशंस हैं, फ्रीज़े हैं और जो आपकी ख्वाहिशात हैं उनके फ़रार के बारे में जो है वो बताई गई है। आफ्टर रीडिंग द पोएम, नज़म पढ़ने के बाद वी डैश, हम क्या फील करते हैं नज़म पढ़ने के बाद, हम फील करते हैं वी गेट रेडी टू फेस द चैलेंज ऑफ लाइफ। नज़म पढ़ने के बाद हम जिंदगी के जो चैलेंजेस हैं उसको फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। द पोएम कन्वेज टू अस ओनली, नज़म जो है वो हमें क्या कन्वे करती है, सरफेस मीनिंग कन्वे करती है, प्रोफाउंड थॉट करती है, नो मीनिंग एट ऑल, यानी प्रोफाउंड थॉट गहरी सोच के बारे में हमें कन्वे करती है। डार्क वुड सिंबलाइज, जो घना जंगल है वो किस चीज़ की अलामत है, डेथ एंड डिपार्चर्स टू अनदर वर्ल्ड, मौत और दूसरी दुनिया की तरफ उसकी रवानगी की तरफ जो है वो सिंबलाइज करती है। बच्चे इसकी ग्रामर वाली नेक्स्ट छोटी सी है एक्सरसाइज, तो इंशाल्लाह वो आपके साथ जल्द शेयर करेंगे। तो वो